क्लियर है ना? एग्रीकल्चर सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में कितनी थी? 5.5, 3.5, 3 और 3.3, 3 और 3.5। ठीक है। एक डेटा और दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, ये पहला डेटा हो। दूसरा दूसरा दिया हुआ है कि पिछले 6 वर्षों में, औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी? औसत वार्षिक वृद्धि दर यानी पिछले 6 ईयर्स में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कितनी है? 4.6%। ये इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है, तो ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? क्यों भाई, लिख लिया? आदिति, प्रतिमा? जी सर। थर्ड पॉइंट है कि फूड प्रोडक्शन, जो खाद्यान्न है, वो कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका फोर्थ एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग, चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में 2021-22 में टोटल जो फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो कितना हुआ है? 315.7 मिलियन टन। 21-22 में टोटल फूड प्रोडक्शन कितना है? कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है भारत का? 315.7 मिलियन टन। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। 315.7 मिलियन टन, और ये अब तक का रिकॉर्ड है। 2021-22 में अब तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा स्तर को छू लिया है। जबकि 2020-21 में कितना था? 2020-21 में कितना था? 310.7 मिलियन टन। 20-21 में कितना था? 310.7 मिलियन टन। जबकि वहीं 2019-20 में कितना था? 19-20 में 297.5 मिलियन टन था। कीप इन माइंड। ये सारे डेटा कौन है? फोर्थ एडवांस एस्टीमेट, चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार है ये। चौथे अग्रिम अनुमान, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का चौथा अग्रिम अनुमान आया है, उसके अनुसार ये डेटा है। ठीक है, प्राप्ति लिख लिया? क्यों भाई, लिख लिया आप लोगों ने? फोर्थ पॉइंट, चावल, राइस। राइस प्रोडक्शन में टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पहले पे है, दूसरे पे यूपी है, और तीसरे पे पंजाब है। ठीक है। चावल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 21-22 का ये डेटा है। 21-22 का, 21-22 में स्थान ये है, और सर्वे के अकॉर्डिंग, सर्वे 22-23 का है, डेटा किस ईयर के लिए है? 21-22। ध्यान में रखिएगा। यानी राइस का जो प्रोडक्शन है, चावल का जो उत्पादन है, उसमें टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा लिखिए, गेहूं, वीट। वीट वीट में टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी और पंजाब। टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, पंजाब।
यूपी, एमपी, पंजाब। तीसरा है मक्का, मेज। मक्का में पहला स्थान है कर्नाटक का, दूसरा है मध्य प्रदेश, एमपी, और तीसरा है महाराष्ट्र। मेज यानी मक्का में सबसे पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का, दूसरा एमपी का, तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है ना? फोर्थ डेटा लिखिए, टोटल पल्सेस। टोटल पल्सेस सभी दालों, यानी दालों में भी बहुत सारी दाल होती हैं, तूर, अरहर, हैं, ये सब, चना। तो सबको, दालों को मिला करके टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा दाल कहाँ पाई जाती है बताओ एमपी वालों? एमपी में पाई, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। सबसे ज्यादा दालों का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान। ठीक है। फिफ्थ, टोटल ऑयल सीड, कुल तिलहन। कुल तिलहन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तिलहन मतलब मूंगफली का तेल, रेपसीड और सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, इन सब मिला करके टोटल जो तिलहन है, उसमें टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? इन केस ऑफ पल्सेज में एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान है। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है सौम्या? अब ऑयल सीड में टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है एमपी, और तीसरे पे है गुजरात। ध्यान में रखिएगा, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे गुजरात। ठीक है। सिक्स्थ, सिक्स्थ डेटा लिखिए, टोटल फूड प्रोडक्शन। टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, यानी कुल खाद्यान्न में किसका स्थान है? कुल खाद्यान्न उत्पादन में किसका स्थान है? कुल खाद्यान्न का मतलब चावल, गेहूं, मक्का, इन सबको मिला करके टोटल खाद्यान्न जो बनता है, टोटल फूड ग्रेन्स में टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? यूपी, दूसरे पे एमपी, और तीसरे पे पंजाब। यानी टोटल जो फूड ग्रेन्स है, उसमें टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें यूपी, एमपी, पंजाब है। और टोटल पल्सेज में एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान, एमपी, गुजरात। लिख लिया इतना सब लोगों ने? क्यों भाई, क्लियर है? सौम्या, अदिति, प्रतिमा? हाँ। अब कुछ जो, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट्स जो क्रॉप्स हैं उनका थोड़ा कभी कभी पूछ लेता है अलग से। जैसे हमने टोटल ये सब लिखवाया, कभी कभी अलग से पूछ लेता है, तो थोड़ा मैं लिखवाना चाहूंगा। जैसे सोयाबीन है, 7th में लिखो सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? सोयाबीन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जा रही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, उसके बाद एमपी में, उसके बाद राजस्थान। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है? महाराष्ट्र में, एमपी में और राजस्थान। महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है? महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। ठीक है। 8वां, शुगर केन, यानी गन्ना। गन्ना का भी बहुत पूछा जाता है। गन्ने के प्रोडक्शन में टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं?
पहला है यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा गन्ने का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटका। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पे गन्ने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और एक चीज और ध्यान में रखिए आप कि 2021-22 में, अगले पेज पे चलिए, गन्ने के ही रिस्पेक्ट में है कि 2021-22 में भारत गन्ने का 5,000 मिलियन टन उत्पादन किया है। 2021-22 में शुगर केन यानी गन्ना का प्रोडक्शन कितना हुआ है भारत में? 5,000 मिलियन टन। ठीक है। और गन्ने से चीनी निकलती है, आप लोगों को पता होगा गन्ने से क्या निकलता है? चीनी। तो भारत दुनिया का, अगला पॉइंट, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उत्पादक और उपभोक्ता है चीनी के मामले में। चीनी के मामले में यानी शुगर के मामले में, यानी भारत जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है चीनी के मामले में, चीनी के रिस्पेक्ट में यानी शुगर के मामले में। ठीक है। लेकिन निर्यातक नहीं है, एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा नहीं है। एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा जो है ब्राजील है। ठीक है। ब्राजील के बाद दूसरा स्थान आता है एक्सपोर्टर में भारत का। भारत सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चीनी का। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो। यानी सेकेंड स्थान है निर्यात में, एक्सपोर्टर में, ब्राजील के बाद। ठीक है, लिख लिया? क्यों भाई, क्लियर है यहां तक? अगला एक और गुड लिख लो, 9वां। कपास यानी कॉटन। कपास का टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा कपास कहाँ उगाई जाती है? गुजरात में। उसके बाद है महाराष्ट्र। उसके बाद है तेलंगाना। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सबसे ज्यादा कपास पाई जाती। कहाँ कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। लिख लिया आप लोगों ने? क्यों भाई, प्रतिमा लिख लिया बेटा? इतना ही एग्रीकल्चर में डेटा अभी लिखवाते हैं और अभी लिखवाएंगे। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडी। एग्रीकल्चर सब्सिडी, कृषि सब्सिडी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कृषि सब्सिडी है, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता है कृषि सब्सिडी के बारे में, एग्रीकल्चर सब्सिडी के बारे में? डीबीटी उस वगैरह का नाम सुने हो ना? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस, ये सब सब्सिडी ही तो है एक तरफ से। क्यों भाई? लेकिन भारत सरकार जो है सब्सिडी कितने तरह से दे रही है, मतलब किस प्रकार देती है सब्सिडी? तो हेडिंग डाल लो, सब्सिडी किस प्रकार दी जाती है, मतलब तरीका क्या है। ठीक है, सब्सिडी भारत सरकार किस तरह देती है, आप लोगों को पता है कैसे देती है?
किस तरह से कैसे हेल्प करेगी किसानों का या फिर कंज्यूमर्स का या फिर प्रोड्यूसर्स का, उपभोक्ताओं का कि उत्पादकों का, कैसे हेल्प करेगी, इन्वेस्टर्स का? क्यों भाई? एनीवन पता? प्राप्ति? एक तरीका ये है कि किसानों को जो है यानी लोगों को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करवाए। एक सब्सिडी ये भी हो सकती है कि कम कीमत पर लोगों को गुड्स प्रोवाइड करवा दे गवर्नमेंट, यानी किसानों को कम कीमत पर उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज कम कीमत पर उपलब्ध करवा दे। तो एक तरह की ये सब्सिडी ही तो है। क्यों भाई? क्लियर है ना? और कैसे दे सकती है? या तो कैश ट्रांसफर कर सकती है, जैसे डीबीटी, पीएम किसान योजना सुने होगे, इन सब में कैश ट्रांसफर ही तो करती है गवर्नमेंट लोगों को, तो इस तरह से भी कर सकती है। और क्या तरीका है? एक तरीका और है कि लोगों को, जो प्रोड्यूसर हैं, जो लोग उत्पादन करते हैं, उनको ऊंची कीमत पर खरीदना, मतलब वो जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनके वो हाई प्राइसेस पर खरीदो, गवर्नमेंट खरीदती है, यानी हाई एमएसपी गवर्नमेंट जारी करे ताकि प्रोड्यूसर्सों को, किसानों को लाभ। ये तीन तरीके दिख रहे हैं जिनसे किसान, गवर्नमेंट जो है लोगों को सब्सिडी दे सकती। पहला तरीका हमने क्या बताया कि कम कीमत पर किसानों को जो है इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स और ये सारी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सब की सुविधा करवा दे। दूसरा, या तो लोगों को कैश ट्रांजैक्शन कर दे, कैश ट्रांसफर कर दे, यानी नगद रूप हस्तांतरण करे। और नगद हस्तांतरण किसके माध्यम से करेगी? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ भुगतान के द्वारा। डीबीटी कब आया था भारत में? डीबीटी 2013 में, लिख लो। डीबीटी भारत में कब आया था? 2013 में। प्रत्यक्ष लाभ भुगतान, ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत में कब आया था? ये 2013 में। तो इसके माध्यम से भी सब्सिडी दे सकती है। और तीसरा, हाई एमएसपी जारी करके, यानी जो किसान उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं का, उसके लिए गवर्नमेंट ज्यादा एमएसपी जारी करे ताकि किसानों को लाभ हो। तो यहाँ तक क्लियर है? प्राप्ति, समझ में आ रहा है बेटा? हम्म, गुड। प्रतिमा, समझ में आ रहा है? अगली हेडिंग लगा लो, ये तो तरीका था। अब स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सब्सिडी देने का स्ट्रक्चर क्या है? तो हेडिंग डालो, एग्रीकल्चर सब्सिडी इन इंडिया। एग्रीकल्चर सब्सिडी इन इंडिया। भारत में कृषि सब्सिडी, भारत में कृषि सब्सिडी, ठीक है। भारत में कृषि सब्सिडी देने के दो तरीके हैं, दो आधार। पहला है, या तो गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी देगी, डायरेक्ट, या तो इनडायरेक्ट, यही देगी ना, यानी या तो प्रत्यक्ष देगी या तो अप्रत्यक्ष, ठीक है। एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष को डब्ल्यूटीओ एक और नाम से पुकारता है। प्रत्यक्ष को डब्ल्यूटीओ कहता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, यानी प्रत्यक्ष सब्सिडी जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर सब्सिडीज होती हैं भारत में, उसका एक और नाम होता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती हैं वो।
प्रोडक्ट स्पेसिफिक मतलब उत्पाद विशिष्ट होती हैं, उत्पाद विशिष्ट होती हैं, अभी समझाते हैं। और ये नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती हैं, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती हैं, यानी गैर उत्पाद विशिष्ट होती हैं। ठीक है ना? यानी जो डायरेक्ट सब्सिडी होती है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मतलब रिस्पेक्ट में दी जाती है, लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक मतलब इनका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं होता, ये कॉमनली दी जाती हैं जो इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है। तो ये नाम किसने दिया है? ये दोनों नाम एरो बना के लिख सकते हो, प्रोडक्ट स्पेसिफिक और नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक, यानी उत्पाद विशिष्ट और गैर उत्पाद विशिष्ट, ये नाम किसने दिया है? WTO ने। ठीक है, WTO ने, WTO यही नाम यूज करता है, ध्यान में रख। अब इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट स्पेसिफिक का भी लिख सकते हो कि किसी विशेष, विशेष का मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट, किसी विशेष फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी, उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी। यानी इसका मतलब क्या है कि किसी स्पेसिफिक क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसको हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी कहते हैं। और अगर वहीं मैं नॉन स्पेसिफिक देखें, यानी इसमें क्या बोलेंगे? समग्र कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा दें, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दी गई सब्सिडी। यानी इसमें किसी विशेष फसल को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, इसमें किसी विशेष नहीं, यानी टोटल जो एग्रीकल्चर उत्पादन है वो किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है, उसको उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो नॉन स्पेसिफिक है, यानी कोई स्पेसिफिक क्रॉप नहीं है, सारी क्रॉप इसमें है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल कोई इंडिया में गवर्नमेंट कैसे इंसेंटिव देती है प्रोड्यूसर को, यानी किसानों को, कि आप प्रोडक्शन करिए इस पर्टिकुलर गुड का। जैसे एमएसपी है, भारत सरकार एमएसपी 22 फसलों के लिए जारी करती है, तो स्पेसिफिक ही है ना। अभी देखिए आप, गेहूं वहूं का, चावल ओवल का गवर्नमेंट ने थोड़ा एमएसपी बढ़ाया है पिछले साल की तुलना में, तो इसका मतलब है कि प्राइस बढ़ाया है, तो इसका मतलब क्या है कि उस विशिष्ट, उस स्पेसिफिक फसल में, यानी गेहूं के प्रोडक्शन में भारत क्या करना चाहती है? बढ़ावा दे रही है प्रोडक्शन को, कि आप प्रोडक्शन करिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाई एमएसपी। ठीक है ना, ऊंची एमएसपी, ऊंची एमएसपी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हाई एमएसपी यानी ये केंद्र सरकार देती है, एमएसपी कौन जारी करता है? केंद्र सरकार ही ना, तो ये केंद्र सरकार का काम है। और इसमें इसमें कौन है? केंद्र राज्य दोनों है। जो नॉन स्पेसिफिक जो सब्सिडी दी जाती है वो केंद्र राज्य दोनों के माध्यम से दी जाती है। इसमें कैसे कौन कौन तरह की सब्सिडी जाती हैं, इसके एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। जैसे उर्वरक सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, उर्वरक, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सिंचाई, इरिगेशन आदि, ETC। यानी अब ये पूरा उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो इसका मतलब है सभी तरह के जितने भी क्रॉप हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप, सबका प्रोडक्शन बढ़ेगा। कोई स्पेसिफिक बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है ना, सबका। सिंचाई सब क्रॉप के लिए जरूरी है,
तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया ना। इलेक्ट्रिसिटी सभी सारी क्रॉप्स के लिए जरूरी है, तो नॉन स्पेसिफिक हो गया ना, सबका बढ़ावा होगा, सबका इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो दोनों हैं, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी, ये राज्य सरकारें देती। अभी आप बजट में देखो, इकोनॉमिक सर्वे या बजट में आप देखो, रुकिए बेटा बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और जो इरिगेशन वाली जो सब्सिडी होती है, ये राज्य सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट। जबकि आप देखो बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी का डेटा दिया हुआ था, ये केंद्र सरकार देती है। क्वेश्चन आ सकता है इसलिए कोट करा रहा हूं। यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी है, ये सब कौन सी सब्सिडी देती है? केंद्र सरकार देती है। जिनका भी उल्लेख जो है बजट में है, वो सब केंद्र सरकार देगी। अब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई, ये सब केंद्र राज्य सरकार का काम है, ठीक है ना। और हाई एमएसपी केंद्र सरकार, और इधर केंद्र राज्य दोनों, ठीक है। अब एक एरो बनाइए, ये नॉन स्पेसिफिक हो गई और ये स्पेसिफिक हो गई, यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ प्लस का साइन। यानी अगर इन दोनों सब्सिडीज को, यानी जो नॉन स्पेसिफिक हैं और जो स्पेसिफिक हैं, जो उत्पाद विशिष्ट हैं और जो समग्र कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी दी जाए, अगर उन दोनों को मैं जोड़ दूं तो इसको बोलते हैं AMS। ये WTO में वर्ड यूज होता है, AMS। अभी अभी एग्जाम में, किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, पूछता है AMS किससे संबंधित है, तो बताओ WTO में जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है उससे संबंधित है। कृषिगत जो समझौता होता है WTO में, विश्व व्यापार संगठन में, उसका भाग है। तो AMS इसको बोलते हैं। जब हम नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक और प्रोडक्ट स्पेसिफिक, यानी उत्पाद विशिष्ट और गैर उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? AMS। AMS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट। एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट, नाम से ही पता चल जाना चाहिए। यानी एग्रीगेट कृषि, अब दोनों को मिला दिए तो कृषि क्षेत्र में जो भी सब्सिडी दी जा रही है वो इन्हीं पे को दी जाएगी ना, तो एग्रीगेट हो गया। मेजर्स मतलब उपाय, सपोर्ट मतलब हेल्प करना। यानी किसानों को हेल्प करने के लिए, यानी खेती करने को कितना समर्थन सरकार दे रही है, वो AMS होता है। यानी किसानों को खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए कितना समर्थन, कितना सपोर्ट दे रही है कुल सरकार, उसको हम क्या बोलते हैं? AMS। यानी हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हो इसी के नीचे, फुल फॉर्म तो लिख ही लेना, लेकिन नीचे लिख लेना को कितना खेती को कितना समर्थन दे रही सरकार, वो AMS दिखाता है। अब खेती में यही दोनों तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक ही तो आएंगे, उत्पाद विशिष्ट और गैर उत्पाद विशिष्ट। तो कुल खेती के लिए समर्थन यही होगा ना गवर्नमेंट का, तो इसको WTO का नाम देता है AMS, एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्यों भाई? सौम्या, प्राप्ति, अदिति, क्लियर है? वेरी गुड। अभी वर्तमान में एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है WTO का 2022 में, कोविड के बाद, जिनेवा में। तो उसके भी मुद्दे कुछ उठे हैं, तो उसके भी बारे में भी बात करेंगे। तो अब यहीं से हम WTO का रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्सिडी में WTO का ही पूर्ण योगदान है। बिना WTO के हस्तक्षेप के भारतीय सरकार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी नहीं दे सकती। कुछ WTO के रूल रेगुलेशन। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए एग्रीकल्चर सब्सिडी में ही,
और WTO भी पढ़ाएंगे ना तो वहां भी काम आ जाएगा, तो चाहे यहाँ पढ़ा दें चाहे वहां। तो अगला टॉपिक लिख लीजिए, मतलब एग्रीकल्चर सब्सिडी में ही, कि डब्ल्यूटीओ का संदूकीकरण, यानी बॉक्सिफिकेशन ऑफ WTO। व्हाट इज द, ऐसे इंग्लिश में लिखो, व्हाट इज द बॉक्सिफिकेशन ऑफ WTO। व्हाट इज द बॉक्सिफिकेशन ऑफ WTO का संदूकीकरण क्या है? WTO का संदूकीकरण क्या है, या बॉक्सिफिकेशन ऑफ द WTO। व्हाट इज द बॉक्सिफिकेशन ऑफ WTO। तो आप लोगों को क्या पता है कि एग्रीकल्चर का जो एग्रीमेंट है WTO का, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बॉक्स बनाए गए हैं? एनीवन, किसको पता है? क्यों भाई, पता है किसी को? 3 हैं। और कौन बताएगा? प्राप्ति, कितने हैं? प्रतिमा, अदिति? अच्छा, और कौन बताएगा? और कोई है कि बस 3 ही हैं? हम्म, नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं। प्रतिमा तुम बताओ, कितने हैं संदूक, कितने हैं बॉक्स एग्रीकल्चर के अंतर्गत WTO में? 5 हैं। वेरी गुड। कौन कौन से हैं प्रतिमा, ये भी पता है कि नहीं? हम्म, प्राप्ति तुम्हें पता है? हम्म, 3 ही हैं। ओके, इसमें आंसर सही है प्रतिमा का। ठीक है, प्रतिमा सही जी, सही बोल रही हैं। प्रतिमा ने जो बोला है, 5 बॉक्सेज होते हैं WTO में एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। यानी बॉक्सिफिकेशन ऑफ WTO, यानी संदूकीकरण जो WTO का है, इसमें क्या है कि WTO जो बॉक्सिफिकेशन करता है, ये क्या है, ये एग्रीकल्चर सब्सिडी को वर्गीकृत करता है, क्लासिफाइड करता है उन बॉक्सों में। यानी जो कृषि सब्सिडी WTO दे रहा है, उसको वो वर्गीकृत करता है 5 बॉक्सों में। कितने बॉक्सों में? 5 बॉक्सों में, 5 संदूकों में। और उसका मुख्य आधार क्या होता है वर्गीकरण का, कि कोई भी सब्सिडी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही है कि व्यापार में विकृति उत्पन्न कर रही है। कोई भी जो सब्सिडी जो WTO जो क्लासिफिकेशन कर रहा है, बॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो वो सब्सिडी डोमेस्टिक कंट्री के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है कि व्यापार में विकृति उत्पन्न कर रही है, यानी ट्रेड डिस्टॉर्शन कर रही है। ट्रेड डिस्टॉर्शनिंग है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो वो सब्सिडी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, यानी भारत अगर मान लो सब्सिडी दे रहा है, तो भारत का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, वो व्यापार कम करेगा। यानी जो ऐसी सब्सिडी जो डोमेस्टिक कंट्री को, यानी घरेलू देश के उत्पादन को बढ़ावा दे, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, मतलब व्यापार में विकृति उत्पन्न कर रही है। भाई अपने यहाँ तुम प्रोडक्शन करने लगोगे तो बाहर से मंगाना कम कर दोगे ना, इंपोर्ट कम करोगे, यानी व्यापार कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अदिति क्लियर है? प्रतिमा, सौम्या? कुछ आवाज आपकी नहीं आ रही है क्लियर।
क्लियर नहीं आ रही है आ बेटा? रही है सर। हाँ, हमारे नेटवर्क खराब है। हमारे यहाँ ही नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। चलिए रिकॉर्ड देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड कर, ठीक है। अदिति समझ में आ रहा है आपको? जहां न समझ में आए तुरंत बताइएगा, ठीक है। तो यानी जो गवर्नमेंट, जो WTO है, जो बॉक्सिफिकेशन कर रहा है एग्रीकल्चर सब्सिडीज का, उसमें ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को, घरेलू देश के उत्पादन को बढ़ा रही है, डोमेस्टिक कंट्री के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि व्यापार में वो सब्सिडी विकृति उत्पन्न करेगी, बाधा बन जाएगी। क्योंकि भैया अपने यहाँ प्रोडक्शन करने लगोगे सब्सिडी पा करके, तो इसका मतलब क्या है, बाहर से कम मंगाओगे। तो यानी ऐसी सब्सिडी जो घरेलू कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, तो इसका मतलब है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। यानी वो व्यापार में विकृति उत्पन्न कर रही है, व्यापार में बाधा बन रही है, व्यापार कम होने लगेगा, ट्रेड कम होने लगेगा, ठीक है ना। तो कौन कौन से संदूक हैं, संदूक लिखो, बॉक्स। देयर आर 5 बॉक्स। कौन कौन से? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स अंबर बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी, अभी हिंदी में भी लिखवाऊंगा। तीसरा व्हाइट, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी। जो चीज कहीं नहीं मिलेगी वो मैं लिखवाऊंगा, आप लोग ध्यान में रखिए, सब चीज लिखते चलिए। रेड बॉक्स सब्सिडी। लास्ट वन ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये सब मैं WTO की साइट से लिया हूं, ठीक है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है ना। तो हिंदी में सब नाम ऐसे ही लिख लो, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। व्हाइट बॉक्स सब्सिडी, रेड यानी लाल बक्सा, लाल बॉक्स। इंग्लिश में लिखना ज्यादा सही है। अब हिंदी में, अब हिंदी बनाओगे, देखो हरा संदूक सब्सिडी, तो ऐसे कहीं किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो इसलिए इंग्लिश में थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। व्हाइट बॉक्स सब्सिडी लिख लीजिए इंग्लिश में, हिंदी में ही रेड बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी, नीली बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। तो इसके कलर का भी काफी रेलिवेंस है, इसके रंगों का भी। ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या है? सही है, अगर ट्रैफिक पे ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइट जल जाती है तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी आप चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। रेड जल जाएगी तो इसका मतलब क्या है, रोक दो, नहीं चालान कट जाएगा, यही है ना। तो अगर ग्रीन लाइन ट्रैफिक लाइट में जल गई तो इसका मतलब क्या है कि छूट है, आप गाड़ी चलाओ खूब रोड पे, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ग्रीन बॉक्स में ऐसी सब्सिडी दी जाती हैं जिन पर WTO कहता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप लोग जितना चाहो उतना दो, ठीक है ना। यानी इसमें कैसी सब्सिडी होती हैं, जो ट्रेड को क्या करती हैं, डिस्टॉर्टिंग नहीं होती, यानी व्यापार में बाधा उत्पन्न नहीं करती। इसीलिए तो WTO कह रहा है कि भैया इसमें तुम चाहे जो सब्सिडी दो, हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऐसी सब्सिडी होती हैं जो व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होती ये, यानी ये घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं देती हैं,
इसका मतलब यही हुआ ना, घरेलू प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब व्यापार कम नहीं होगा। तो ये कौन सी सब्सिडी होती है भाई? ये किस पर सब्सिडी, ऐसी सब्सिडी दी जा रही? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अनुसंधान है, ठीक है, और बीमारियां और कीटाणुओं को रोकथाम के लिए, एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक जो दवाओं के लिए, रोकथाम के लिए, इन सब के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो इन सब में आएगी। अनुसंधान के लिए, एग्रीकल्चर मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, इन सब के लिए ये सब्सिडी दी जाती है। अब बाकी चर्चा कल करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है, पांचों तरह की, और कुछ डेटा लिखवाएंगे, और कल एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री थोड़ा पढ़ के आइएगा आप लोग। ओके, चलिए, बाय बाय।